हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव पांडे और आज के हम इस वीडियो में ISC मैथ्स 2023 का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक पेपर नहीं लगाया है तो आप पेन और रजिस्टर ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप इस पेपर को लगाइए। लेकिन अगर आप पहले से लगा चुके हैं पेपर, देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार फिर से पेपर लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इन सब पार्ट्स 1 to 10 चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 1 से लेकर 10 तक हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। और z पूछा है, z का मतलब हुआ कि वो इंटीजर हो। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, पहला है a is a relation on b such that a plus b is an even integer। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके करें, अगर a प्लस बी हमारा इवन है तो b प्लस ए भी हमारा इवन ही होगा। और a प्लस बी अगर इवन है यानी कि a प्लस ए और b प्लस बी भी इवन होंगे। सिमिलरली a प्लस बी अगर इवन है और b प्लस सी इवन है तो क्या a प्लस सी इवन नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, वो भी इवन होगा। इसलिए ये रिलेशन तो इक्विवेलेंस है, पहले से ही है। और अगर हम बी पार्ट की बात करें, इसमें a माइनस बी का है, जैसे a प्लस बी वाला है वैसे ही a माइनस बी, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात करते हैं सी पार्ट की। a इज अ रिलेशन ऑन b सच दैट a इज लेस देन b। अच्छा, a लेस देन b पूछा है यहाँ पे, तो अगर हम a 1 ले लें तो क्या 1 लेस देन 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से ही छोटा कैसे हो सकता है, वो तो 1 इक्वल टू 1 होगा। यानी कि यहाँ पे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव वाली हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखने की भी क्या जरूरत है। अगर वो पहले ही रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर इसमें रीजन पूछा होता तो हम क्या बताते कि बिकॉज इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन आपको यहाँ पे रीजन बताना नहीं है, ये MCQ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, फिर भी एक बार लिख देते हैं। बिकॉज इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Moving on to question number 1, second part. Let A be the set of all 50 cards numbered from 1 to 50. Let f a to n be a function defined by fx equal card number of the card x. Then the function f is। अच्छा, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर एक रिलेशन है जिसमें एक सेट क्या है, 1 से लेके 50 तक हमारे सारे नंबर एक ए सेट में आ जाते हैं, और n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल मतलब जो 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए। तो अगर हम एक रिलेशन बना के आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाते हैं तो कुछ इस तरह। तो हमारा ए सेट क्या है, 1 से लेके 50 तक सारे नंबर है, 1 2 3 4 टिल 50। और हमारा n नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से शुरू होगा, 2 3 50 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, उसके बाद और भी आगे तक जाएगा। तो अगर हम रिलेशन बनाते हैं इसमें तो 1 से 1 हमारा एक रिलेशन बन गया, इसी तरह 2 से 2 बन जाएगा, 3 से 3, 4 से 4 भी बन जाएगा यहाँ पे, और 50 से 50 भी एक रिलेशन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा रिलेशन 1 1 है, क्योंकि ए में 1 से 50 तक है एलिमेंट, और नेचुरल नंबर में 1 से 50 तक तो इंक्लूड है ही। तो अगर हम उसको रिलेट करें तो 1 to 1 रिलेशन है। बट यहाँ पे 50 के बाद भी कुछ नंबर, बल्कि बहुत सारे नंबर बचेंगे, 51 52 टिल इन्फिनिटी तक। तो ये वाले एलिमेंट्स तो हमारे रिलेटेबल है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऑन टू प्रूव नहीं कर सकते। अगर ऑन टू तभी होता है जब सारे एलिमेंट्स रिलेटेबल हों दूसरे सेट के, तो यहाँ पे क्या ऐसा है? नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो क्या कह रहा है, 1 to 1 बट नॉट ऑन टू।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस ऑफ 2। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस ऑफ 2। तो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू बताइए क्या होती है? π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगला स्टेप आएगा π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2 इज π/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2π/3 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस π/3। देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत छोटे भी थे। अब हमारा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट आता है। ये क्या कह रहा है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स 1b01 देन a to the power n in the bracket n belongs to natural numbers is equal to। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। a दे रखा है 10b1। अगर हमें a स्क्वायर बताना हो तो क्या करेंगे? a इंटू ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा फ्रेंड्स। 10b1 इंटू 10b1, पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यहाँ पे 2b आ गया, b इंटू 1। यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ आ गया 1। तो अब सिमिलरली अगर हमें ए क्यूब बताना है, ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए, यानी 102b और 1 इंटू 10b1। ये हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 103b1। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए में अगर हम पहली रो और दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट देखें, यानी A12 देखें अगर, तो ये क्या बता रहा है? यहाँ पे b है। ए स्क्वायर में क्या है? यहाँ पे 2b है। सिमिलरली ए क्यूब में क्या है? 3b। तो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या है? b तो सेम है लेकिन, और बाकी वैल्यूज भी सेम है, लेकिन b मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। तो a की पावर n क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10nb, जो भी nth एलिमेंट होगा वहां पे उसको n और b से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 1। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट कह रहा है इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसमें? आइए देखते हैं। दिया है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 3 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ऐसा ही कुछ होगा। और एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैट्रिक्स का, कि अगर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है तो वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे I3 हो जाएगा क्योंकि 3x3 है। तो यहाँ से आपको अगर दोनों हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट A क्या आ रहा है? 3,
वेरी गुड। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 3 आ गया है ए का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको पता होगा चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालें चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कहें तो वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि कितना? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, प्लस एक और डिटर्मिनेंट बी दे रखा है। तो हमें इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है बी की। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एलएचएस में हमारे पास है ए एक्स प्लस ए 1, बी वाई प्लस 2a 2, सी जेड प्लस 3a और 3। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये कैसे हो जाएगा? ये भी एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये कैसे होगा? ए एक्स 1, बी वाई 2, सी जेड 3। ये हो गया कुछ इस तरह, प्लस फिर से क्या करेंगे? ए बी सी। अब हमारे पास इधर बचा है ए 2a 3a और 1 2 3। तो अगर हम अगला स्टेप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स 1 बी वाई 2 सी जेड 3 प्लस यहाँ पे हमने दूसरी रो से ए को कॉमन ले लिया। ए बी सी 1 2 3 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो रो सेम है। अगर दो रो सेम हो डिटर्मिनेंट की या दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर इसको हम लिखे हैं ऐसे ए एक्स 1 बी वाई 2 सी जेड 3 प्लस ए इंटू 0। फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स 1 बी वाई 2 सी जेड 3 प्लस 0। ये तो हमारी एलएचएस में वैल्यू आ गई। और आरएचएस में हमारे पास क्या दे रखा था? ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 प्लस डिटर्मिनेंट बी, ऐसे ही कुछ दे रखा था हमारे पास आरएचएस में। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये और ये तो सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन 0 दे रखा है? हाँ, सी पार्ट इसका सी, ऑप्शन सी दे रखा है 0। Therefore, option C is the correct answer. तो फ्रेंड्स हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ये क्या कह रहा है? इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y को हम कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं। अब एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, दोनों को एक ही जैसा करें तो अगर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है ITF का, ये आप जरूर एक बार अपनी बुक से देख लीजिएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन इनवर्स है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अगर स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - y²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। ये जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा 0। तो यहाँ से हमने अगर 2 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम 2 को यहाँ पे भेज देंगे RHS में, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0/2 हमारा 0 हो जाएगा। हमें बताना क्या था डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और हमें बताना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कैसे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में हमने x कॉमन ले लिया अगर, तो यह हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैंसिल मत करिएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करें तो इफ x 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, कॉमा -2 और +2। तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे x डिसकॉन्टिन्यू, ये पूरा फंक्शन बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तब भी पूरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। और अगर सिमिलरली हम यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं या फिर -2 यहाँ पे रख दें, तब भी यही होगा कि ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और फंक्शन में जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और अगर डिनोमिनेटर हम 0 कर दें तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी के 3 पॉइंट्स हैं, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया या कोई भी पार्ट अब तक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, हमने 8 पार्ट तक कर लिया है। अब 9 पार्ट क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस 3 ऑफ dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ d2y बाई dx2। तो यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है इक्वेशन की। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री और ऑर्डर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑर्डर क्या है, सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूरे इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। जैसे यहाँ पे हमें अगर ऑर्डर पूछते तो ऑर्डर हो जाता है 2, क्योंकि हमारी इक्वेशन में d2y बाई dx2 है और डिग्री यहाँ पे क्या होगी 1। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि तब हम ऑर्डर और डिग्री हम तब बता सकते हैं जब इक्वेशन पूरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। तो क्या यहाँ पे पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल है, नहीं। क्या है, यहाँ पे लॉग भी दे रखा है। जब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, यहाँ पे लॉग आ गया, इसलिए हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। That is, degree of given differential equation is not defined.
क्योंकि पूरी इक्वेशन को पॉलिनोमियल होना जरूरी है उसकी डिग्री बताने के लिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड बता दी। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज ग्रेटर देन 0, पी बी इज नॉट इक्वल टू 1, देन पी ए नॉट ऑब्लिक बी नॉट हमें बताना है। यानी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे हम लिख सकते हैं। पी ए नॉट ऑब्लिक बी नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या इसको हम बार भी बोलते हैं, अपॉन पी बी नॉट। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नॉट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, वहां से हमने इसको लिखा है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो वहीं से हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दे रखा था, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमें इसमें ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 पार्ट, ये भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में ही है। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। क्या दिया है सेट ए हमारा? ए कॉमा बी कॉमा सी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जब तीनों होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बताना है, ए बी सी में से स्मॉलेस्ट हमें बनाना है। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बनाएंगे वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखते हैं कैसे। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये ऑलरेडी है। सिमेट्रिक भी है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से तो सिमेट्रिक होता ही है, और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों कंडीशन है यहाँ पे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट। ये क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन 3 5 7 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, और y का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें बताना है x का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है y से तो कोई मतलब ही नहीं है, भले वो सिमेट्रिक दे रखा है, लेकिन जब हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ x तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो x का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ए क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 3 5 7 9। तो ये हमारा मैट्रिक्स है ए। इसमें अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमारा उसका फॉर्मूला यही होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ए है हमारा 3 5 7 9 माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3 7 5 एंड 9, यानी कि हाफ ऑफ 3 minus 3 0, 5 minus 7 minus 2, 7 minus 5 is 2 and 9 minus 9 is 0। तो इस हाफ को अगर हम अंदर जाके डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0। ये हमारा x आ गया। हमें पता क्या करना है? x का डिटर्मिनेंट निकालना है।
डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से हमारा x का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि 1। ये हमारा x का डिटर्मिनेंट आ गया फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, हमें हाँ डिटर्मिनेंट ही बताना था x का। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 पार्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का है। हमारा इसमें क्या बताना है हमें, इफ इंटीग्रेशन ऑफ log of 2x dx इज इक्वल टू x log 2x माइनस k प्लस c where k is a function of x then find the value of k। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log of 2x, ये हमने LHS ले लिया। तो क्या इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से, यानी कि यहाँ पे log of 2x इंटू 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 हमेशा ही प्रेजेंट रहता है हर जगह। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log of 2x एज द फर्स्ट फंक्शन, तो हमारा ये हो जाएगा log of 2x इंटीग्रेटिंग 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log of 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। तो ये हो जाएगा log of 2x इंटू x, इस x को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे माइनस d by dx ऑफ log of 2x क्या हो जाएगा, 1/2x, और 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x हो गया। x log of 2x माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचा, यानी x log of 2x माइनस x प्लस c। ऑल राइट, तो हमारे पास क्या आ गया, x log of 2x माइनस x इक्वल टू c। तो हमें इक्वेशन में पहले से क्या दे रखा था, x log of 2x माइनस k प्लस c। इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, x log of 2x माइनस k प्लस c। तो अगर आप कंपेयर करेंगे LHS और RHS को, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। और हमसे पूछा भी यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमारे पास x आ गई, यही हमारा इसका आंसर है। तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट। ये क्या कह रहा है, 50 टिकट्स इन अ बॉक्स आर नंबर्ड 00, 01, 02 से लेकर 49 तक। अच्छा जी, और 1 टिकट इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स 7 गिवन दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट जब भी आ जाए तो समझ जाइए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें ऑब्लिक करके हम बताते हैं ना, वही वाला। तो अगर हमारे पास पहला हम इवेंट देखें, लेट इवेंट ए बी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 7। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट होंगे जहां पे दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट 7 आएगा। तो एक तो होगा 17, 1 इंटू 7, दूसरा कोई होगा इसमें नहीं, दूसरा 71 ही हो सकता है, लेकिन हमारे पास कार्ड क्या है, 50 टिकट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास 71 तो आएगा ही नहीं, पहला ही एक ही होगा हमारे पास 17। तो ऐसा एक ही इवेंट है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 7 आ रहा है। और बी इवेंट हम मान लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट होंगे हमारे पास, एक तो होगा 08, दूसरा होगा 17, 26, 35, क्योंकि इन सब का सम करिए दोनों डिजिट्स का 8 ही तो आ रहा है। और अगला हो जाएगा 4, 6। इसके बाद भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि 49 तक ही तो है। अगर हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो दोनों में कॉमन क्या है, 17। अब हमें बताना क्या है,
Find the probability of ticket having its product of its digit 7 given that the sum of digit is 8. Given that जो होता है वो हमारा हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में ही आता है, तो यहाँ पे कौन सा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे? P A given B या P A ऑब्लिक B हम इसको बोल सकते हैं। P B ऑब्लिक A तब हम लिखते हैं जब गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 7, ये अगर दे रखा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? गिवन दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो गिवन दैट के बाद जो भी है सिंपली वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B, जो यहाँ पे बाद में है वो यहाँ पे नीचे आ गया। और P A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या होगा? एक ही एलिमेंट है, तो टोटल कितने हमारे पास? 50, 1/50। और P B हमारे पास 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास, तो 5/50 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। 50-50 कैंसिल हो गया, तो 1/5 हमारे पास आंसर आ गया। क्या चीज आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि probability of ticket having the product of its digit 7 given that the sum of its digit is 8। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो फ्रेंड्स हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट, और ये हमारे क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है। A speaks truth in 60% of the cases and B speaks truth in 90% of the cases. In what percentage of the cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही बात पे बहस हो रही है और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी या तो A सही बोल रहा है और या तो B सही बोल रहा है। तो अगर हम A की प्रोबेबिलिटी बताएं, यानी A स्पीक्स ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्पीकिंग ट्रूथ इज 60%, यानी 60/100। तो प्रोबेबिलिटी दैट A इज लाइंग, उसकी क्या हो जाएगी? PA नॉट हो जाएगा वो 1 - PA, यानी 1 - 60/100, ये हो जाएगा 40/100। सिमिलरली B का हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि ये B इज स्पीकिंग ट्रूथ इन 90% ऑफ द केसेस, यानी 90/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सच बोलने की। तो ये झूठ बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - PB, यानी 1 - 90/100, यानी कि 10/100। ये है स्पीक्स ट्रूथ की, और ये है A लाइज की। सिमिलरली ये है B स्पीक्स ट्रूथ की, और ये वाली है हमारी दैट B इज लाइंग। अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे? इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। वही बात है कि अगर A या तो झूठ बोल रहा है और B सही बोल रहा है, और या फिर A सही बोल रहा है B झूठ बोल रहा है। जब और की बात आती है तो हम एडिशन ही करते हैं दोनों प्रोबेबिलिटी का, जैसे कि PA B नॉट प्लस PA नॉट B, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, इसलिए और हम बोल रहे हैं। और क्योंकि बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने एडिशन का साइन लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये हो गया PA इंटू PB नॉट, और ये हो गया PA नॉट इंटू PB। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब कि इन दोनों का एक दूसरे से मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, कि उसकी प्रोबेबिलिटी का असर दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। PA का क्या है? 60/100 इंटू PB नॉट क्या है? 10/100 प्लस PA नॉट क्या है हमारे पास? 40/100 इंटू PB हमारे पास है 90/100। तो यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/100, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 36, यानी कि 42/100।
ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट। तो हमारे पास यहाँ आ गया 42/100। इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में इसको लिखे तो कैसे हो जाएगा, 42% चांसेस आर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं मिलने आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।